गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, जिसके अंदर हमने माध्य, माध्यिका और बहुलक के बारे में पहले जाना है। उसे कैसे निकालते हैं, उनके सूत्र के साथ हमने उसको निकालना सीखा है। आज हमारा जो चैप्टर है, इस सेकंड चैप्टर, इसके अंदर एक और पॉइंट है, वो है प्रकीर्ण के माप। माध्य, माध्यिका और बहुलक होते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिससे जो वितरण है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। जब हमने ये देखना है कि वितरण कैसे हुआ है, फैलाव कैसे हुआ है, तो उसके लिए हमें वितरण के लिए हमें प्रकीर्ण के माप की आवश्यकता होती है। प्रकीर्ण का अर्थ होता है फैलाव। फैलाव को जब हमने ज्ञात करना होता है तो हम प्रकीर्ण के माप के द्वारा ज्ञात करते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हम माध्य की गणना, उसके मध्य मूलों के माप के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास यहाँ तालिका दी हुई है, इसके अंदर भी देखिए जो माध्य है वो क्या है, 50 है, क्योंकि हमने यहाँ इसे टोटल करना है और जितनी संख्याएं हैं उसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये माध्य आ जाएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है कि आंकड़े हमारे पास जो दिए हुए हैं उसमें जो माध्य है वो 50 है। इसमें उच्चतम और न्यूनतम अगर हम देखें क्रमशः 55 और 40 है, और इसके बीच की संख्या हमारे पास 50 आती है, तो माध्य हमारे पास 50 है। लेकिन यदि हमें फैलाव देखना है, विषमता किस तरह से फैलाव, वितरण कैसे हुआ है, वितरण के बारे में हमने जानकारी लेनी है, तो उसके लिए हमें प्रकीर्ण के माप की आवश्यकता होती है। प्रकीर्ण से तात्पर्य केंद्रीय प्रवृत्ति के माप से इकाइयों के बिखराव से लगाया जाता है। यह माप और मूल्य से किसी इकाई अथवा संख्यात्मक मान की विषमता या बिखराव की प्रवृत्ति का मापन कहते हैं। इस प्रकार प्रकीर्ण केंद्रीय मान से विभिन्न मूल्यों के बिखराव अथवा विषमता की मात्रा है, यानी कितना फैलाव हुआ है, वो हम प्रकीर्ण के माप के द्वारा करेंगे। प्रकीर्ण के मापन का अर्थ है आंकड़े कितने फैले हुए हैं। अब ये हमारे दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है। एक तो ये कि इससे हमें वितरण और श्रेणी के संगठन की प्रकृति का ज्ञान होता है, और इसकी सहायता से दिए हुए वितरण की तुलना स्थिरता और समरूपता के आधार पर हो जाती है। अब यहाँ पर तुलना करने के लिए भी अगर हमने ऐतिहासिक आंकड़ों को आज के आंकड़ों से कंपेयर करना है, तब भी हमें प्रकीर्ण के माप की आवश्यकता होती है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है विस्तार। अगर हमने विस्तार देखना है तो उसमें हम कैसे देख सकते हैं, उसमें हमें सबसे पहले आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को देखना पड़ेगा। उनको आपस में जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास विस्तार या रेंज, जिसे हम कहते हैं, रेंज आ जाएगी। रेंज निकालने के लिए L - S का फार्मूला लगता है। अब यहाँ पर हमारे पास आंकड़े दिए हुए हैं। L यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या 100 है और सबसे छोटी संख्या S वो 40 है। आंसर हमारे पास 60 आएगा। अगर आपको हम रेंज निकालने के लिए कहें और आंकड़े दें तो आप इसी तरह से निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यदि हमारे पास आंकड़े अवर्गीकृत है, अब मानक विचलन क्या होता है, इसके लिए हमें माध्य की ज़रूरत पड़ती है। यह एक वर्ग के औसत के वर्गमूल के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसकी गणना हमेशा माध्य के परिप्रेक्ष्य से की जाती है। मानक विचलन प्रकीर्ण का सर्वाधिक स्थिर माप है, जिसका अन्य सांख्यिकी गणनाओं में भी उपयोग किया जाता है, और इस तरह से इसका जो उपयोग है दूसरे सांख्यिकी आंकड़ों को ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं, और इसके लिए हमें माध्य की आवश्यकता पड़ती है। जितने भी आंकड़े दिए होते हैं सबसे पहले हम उसके माध्य की गणना करेंगे। देखिए हमने x, हमारे पास ये आंकड़े दिए हुए हैं ना, 1 3 5 7 9, हम इसका टोटल करेंगे और कितनी कुल संख्याएं हैं, 5। इसके साथ हम x बार क्या होता है, ये 25/5, हमारे पास 5 इसका मीन निकला है। पहले हम मीन निकालेंगे, माध्य निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा x हमने स्मॉल x से डिनोट किया है, ये निकालने के लिए हमारे पास जो हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है और उसमें हम माइनस करेंगे मीन को, माध्य को माइनस करेंगे, तो हमारे पास स्मॉल x की वैल्यूज आ जाएगी। वो वाला कॉलम आ जाएगा। जैसे 1 - 5, 1 - 5 कितना होता है, -4।
3 - 5 -2 निकलता है उसका आंसर। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जो हमारे पास संख्या बड़ी होती है हमने उसका चिन्ह लगाना है। यहाँ पर माइनस के साथ 5 है तो इसलिए 5 बड़ा है इससे, इसलिए हम उसका लगाएंगे साइन। 5 - 5 0 आंसर, 7 - 5 2 आंसर, 9 - 5 4 आंसर। अब इसका स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि इसके 2 बार वर्ग, जिसे कहते हैं x का वर्ग, तो निकालना है। 4 × 4 2 बार होगा, 16 आ जाएगा और माइनस के साइन हट जाते हैं जब 2 बार उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी तरह से -2 × -2 2 को गुणा करेंगे -2 के साथ और इसका आंसर आएगा 4, 0 का 0 ही आता है। इस तरह से ये देखिए 4 आ गया, फिर 16 आ गया। ये यहाँ तक के मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। इसमें भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ पर हम सिग्मा एक्स स्क्वायर निकालेंगे, यानी कि इसका टोटल निकालेंगे। हमारे पास इसका टोटल 40 आएगा। जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, वर्गमूल। पहले वर्ग किसका है, ये सिग्मा एक्स के और अपॉन एन। सिग्मा एक्स का स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या है, 40/5, एन 5 है, डिवाइड करके 8 आया, तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे। अब इसका आप देख सकते हैं मैंने 3 बार 2 लिखा है, 2 2 × 4 4 2 × 8। इस तरह से हमने 8 को खोल के लिखा है, जिसमें 2 एक साथ हम बाहर निकाल लेते हैं। अगर 2 संख्याएं हैं वर्गमूल में, ये देखते हैं, ये आपने पहले किया भी होगा छोटी क्लासेस में। तो ये 2 बार आ गया और √2 की जो वैल्यू है, √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये √2 की वैल्यू है और इससे हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके 2.828, हम इसे 2.83 भी लिख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन। और इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। ये आपको, मेरे को लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर भी अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछिए। आज मैंने आपको रेंज और मानक विचलन जो अवर्गीकृत आंकड़ों के हैं उसको निकालना सिखाया है। कल मैं आपको वर्गीकृत आंकड़ों का मानक विचलन निकालना सिखाऊंगी। ये आपका फाइल वर्क है, आप इसे फाइल में करेंगे। मानक विचलन की परिभाषा, प्रकीर्ण के माप की परिभाषा, रेंज की परिभाषा, ये आप अपने लाइन वाले पेज पे करेंगे और वाइट पेज के ऊपर ये दोनों चार्ट आप ये देखिए। ये तालिका वाला कार्य जो है आपका ये भी है रेंज निकालने का, उसका फॉर्मूला हेडिंग रेंज देंगे और ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकालेंगे। एक ये पेज हो जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा। 2 आपके वाइट पेज का कार्य मैंने आपको बताया है और इसके साथ आप इसका परिभाषाओं को भी साथ लिखेंगे। और यहाँ तक का आपका काम ये करें कंप्लीट। इसके आगे वाला मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी।